प्यारे बच्चों, चलिए एक बार हम लोग फिर से मिलते हैं अपने क्लास में। ठीक है बच्चों, बीए फाइनल सेकंड पेपर सैन्य मनोविज्ञान, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? सैन्य मनोविज्ञान की अवधारणा एवं विकास। ठीक है बच्चों, सैन्य मनोविज्ञान की अवधारणा एवं विकास। चलिए फिर बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अवधारणा एवं विकास में देखिए मानव जीवन के साथ ही युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, और मानव इतिहास का आदि और अंत युद्ध से ही होता है। ठीक है बच्चों, और युद्ध क्या है? युद्ध वह हिंसात्मक कार्य है, जैसा कि क्लादविट्ज़ जी ने कहा है, युद्ध वह हिंसात्मक कार्य है जिसके द्वारा प्रतिद्वंदी को अपनी इच्छा मनवाने के लिए मजबूर किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या है? यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हथियारों के बिना प्रयोग द्वारा शत्रु या प्रतिद्वंदी से अपनी बात मनवा लेना होता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक दबाव या उसके मन पे ऐसा कुछ कर देना जिससे वो बगैर युद्ध के ही आपकी बात मान ले। क्योंकि युद्ध कोई मजबूरी, कोई जो है शौक़ नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए, विदेश नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए या अपनी इच्छा मनवाने के लिए ही युद्ध किया जाता है, युद्ध का आश्रय लिया जाता है। ठीक है, तो युद्ध जो होता है वो हिंसात्मक कार्य होता है जिसके द्वारा प्रतिद्वंदी को अपनी बात या अपनी इच्छा मानने के लिए मजबूर किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों के बगैर प्रयोग के ही शत्रु या प्रतिद्वंदी से अपनी बात मनवा लिया जाता है। ठीक है, युद्ध केवल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, और युद्धों के कारण क्या होते हैं? बहुत से कारण रहे हैं। साम्राज्य विस्तार, राज्य की सुरक्षा, नारी प्राप्ति, नारी सम्मान की सुरक्षा, संपत्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी युद्धों के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं बच्चों। जबकि इतने सारे कारण जो कि सामने दिख रहे हैं, इतने में युद्ध का सहारा लिया गया है। ठीक है, बाकी युद्ध के कई कारण हो सकते हैं। किन कारणों से युद्ध हुआ है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत से युद्ध ऐसे भी हुए हैं जो धर्म प्रचार के लिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, संपत्ति की बात, भारत में महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण किया था जो भी केवल भारत को लूटने आया था। एक बड़े भारी पैमाने पर, जिसे हम लोग लूट कह सकते हैं, डकैती कह सकते हैं उसको, लूट कर वापस चला गया, तोड़ फोड़ करके, भारतीय धर्म और परंपराओं और संस्कृति का नुकसान करके। ठीक है, चलिए, और प्राचीन काल में युद्ध में जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों मनोवैज्ञानिक अस्त्रों का भी प्रयोग होता रहा है प्राचीन काल से ही। प्राचीन काल का मतलब जैसे महाकाव्य काल में भारत में जो युद्ध लड़े गए हैं, इसमें भी मनोवैज्ञानिक अस्त्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है बच्चों, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। पहली बात, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अपने परिवारजनों को देखकर, अपने चाचा दादा सभी भाइयों को देखकर, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए तैयार किया। जहां उनका मनोबल टूट रहा था अपनों को देखकर, अपनों से युद्ध की स्थिति को देखकर, वहीं जो है भगवान कृष्ण ने उनको अपनापन दूर किया और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। अब देखिए, द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण था अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना और अफवाह। ठीक है बच्चों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था जिससे शायद बहुत प्रेम करते थे। उसकी मृत्यु की सूचना पाकर ये जो है द्रोणाचार्य बर्दाश्त नहीं कर सके और जो है वे युद्ध से विरत हो गए और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, अंगद को रामायण काल में, रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में भी लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने,
अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मनोवैज्ञानिक दबाव इसलिए प्रकार बनाया कि अगर जो है तुम में से कोई मेरा पैर पृथ्वी से उठा दे तो मैं वापस चला जाऊंगा। रावण को इसी बात पर समझ लेना चाहिए कि जब एक बंदर का पैर हमारे बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए तो वहाँ पर तो ऐसे बहुत से बंदर हैं, तो हमारे ये जवान जो है, हमारे योद्धा जो है, क्या इन बंदरों से लड़ पाएंगे? इतना रावण को समझ लेना चाहिए। लेकिन जो मरना ही है तो मरने के लिए भी वो तैयार था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए विभीषण द्वारा भी जो है रावण पर दबाव डाला गया। उसने राम की शक्ति को बताया और जो है रावण को समझाया कि भगवान राम मुझसे जीतना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी रावण पे उल्टा ही प्रभाव हुआ और श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की आज्ञा दी, लेकिन बना नहीं पाया। तो देखा जाए बच्चों तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग भले पढ़ रहे हैं इसको सैन्य मनोविज्ञान, लेकिन युद्ध में जो है मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग जो है प्रारंभ से ही होता आया है। ठीक है, बहुत पहले से होता चला आया है। अब देखिए युद्ध के समय शंख बजाना, बाजे बजाना आदि के द्वारा क्या किया जाता है? अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जाता है और दुश्मन का मनोबल गिराया जाता है। ठीक है, और मनोविज्ञान का नामकरण सर्वप्रथम हार्वर्ड की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड में 1897 में मिलता है। ठीक है बच्चों, और सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई वो लिपजिंग यानी जर्मनी में हुई। ठीक है बच्चों, अवधारणा एवं विकास पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना लिपजिंग अर्थात जर्मनी में हुई। ठीक है बच्चों, वैसे भी आप लोग देखते हैं नेपोलियन जो है युद्ध का जिसे देवता कहा जाता है, उसकी उपस्थिति मात्र जो है 40,000 सैनिकों के बराबर हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, 40,000 सैनिक, एक प्रकार से बहुत से युद्ध तो उसने जो है केवल मनोवैज्ञानिक दबाव के द्वारा ही वो जीत लिया था। ठीक है, चलिए, और सैन्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम 1917 में अमेरिका में हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में। इसके पश्चात सैन्य मनोविज्ञान एक विषय के रूप में जर्मनी एवं अमेरिका के विश्वविद्यालयों में चलने लगा, अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 1917 के आसपास ही। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध के काल में जर्मनी तथा अमेरिका ने युद्ध में मनोविज्ञान का उपयोग तो किया, परंतु कोई महत्वपूर्ण विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ। सन 1917 और 21 के बीच अमेरिका ने युद्ध विभाग के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक सेवा प्रारंभ की। इससे मनोवैज्ञानिकों परीक्षणों के कार्य में गति आई। ठीक है, सन 1921 और 1939 के बीच जर्मनी ने सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में गंभीरता दिखाते हुए हाई कमान के अंतर्गत साइकोलॉजिकल जनरल स्टाफ और अर्थात मनोवैज्ञानिक जनरल स्टाफ का गठन किया। इस संगठन को 4 विभागों में बांटा गया। पहला नंबर अनुसंधान विभाग, परीक्षण विभाग, सुरक्षात्मक मनोबल विभाग, आक्रमणात्मक मनोबल विभाग। इन 4 विभागों में बांटा गया क्या चीज़? साइकोलॉजिकल जनरल स्टाफ अर्थात मनोवैज्ञानिक जनरल स्टाफ। और इस समय के दौरान जर्मनी ने सैन्य मनोविज्ञान का विकास काफ़ी कर लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना का मनोबल काफ़ी ऊंचा था। बच्चों, वैसे भी देखा जाए तो जर्मनी की सेना जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभिक दौर में ही कुछ ही दिनों में, 1 दिन 2 दिन, बहुत से तेज़ी से, इतनी तेज़ी से इसको विजय मिली कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका मनोबल इतना अच्छा था। पोलैंड जैसे देशों को इसने मात्र 1 दिन में ही उसने जीत लिया था। इसी तरह और भी छोटे छोटे बहुत से राष्ट्र हैं जिसे 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा इसको जीतने में समय नहीं लगा। ठीक है, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान जर्मनी की सेना का मनोबल काफ़ी ऊंचा था और प्रारंभिक दिनों में जर्मनी को काफ़ी बढ़त भी हासिल थी,
बाद में अमेरिका ने जर्मनी को पीछे कर दिया। अब और सोवियत संघ में मनोविज्ञान का जन्म 1936 में हुआ, जबकि 1936 के पहले तक रूस का सैन्य मनोविज्ञान जर्मनी के ही मनोविज्ञान पर आधारित व प्रभावित रहा। ठीक है बच्चों, इसके पहले जो है जैसा जो है जर्मनी का मनोविज्ञान था वैसे ही सोवियत संघ का या रूस का। और 1947 के बाद भारत की सशस्त्र सेनाओं में मनोविज्ञान को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसी कारण भारत की सेना का मनोबल ऊंचा बना हुआ है बच्चों। वैसे भी भारत की जो थल सेना है इसका मनोबल इस कदर माना जाता है कि ये लगभग संपूर्ण विश्व के नंबर 1 की सेना मानी जाती है। और देखा जाए तो कारगिल जैसे इलाकों पर कार्रवाई करके, इतनी बड़ी दुर्गम चोटियों पर कार्रवाई करके इसने विश्व में अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है अपने केवल मनोबल के कारण, और मनोबल इसका इसी तरह ऊंचा बना हुआ है। इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसी शक्तियों ने भी अपनी सेना में मनोविज्ञान को विशेष महत्व दिया। और वर्तमान समय में बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हटा दीजिए ला। ठीक है, वर्तमान समय में लगभग कई देशों में सैन्य मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो बच्चों, तो सैन्य मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो सैन्य मनोविज्ञान का जो है युद्ध में ऐसे भी महत्व है, चाहे जब भी जो है प्राचीन काल से लेके चाहे जब हो। जैसे युद्ध में उद्देश्य क्या होता था, खास करके बाजे बजाना, झंडा रखना और शंख बजाना, उपदेश, प्रचार, अफवाह आदि के माध्यम से जो है मनोबल को ऊपर उठाया जाता था और गिराया जाता था। ये सारी प्रक्रिया जो है प्राचीन काल से ही प्रचलित है, लेकिन हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में जो आज हम लोग जिस प्रकार सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, ये प्रारंभ हुआ जाकर 20वीं शताब्दी के बाद ही। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है हमारे युद्ध सैन्य मनोविज्ञान को एक विकास का क्रम बनाया। अर्थात यही है कि हम लोग पढ़ तो बहुत पहले से रहे थे, युद्ध में मनोविज्ञान का प्रयोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ना बाद में शुरू किए। ठीक है बच्चों, चलिए आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए। छोटा वीडियो रहेगा बच्चों, आप लोग कई बार सुनिएगा। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट भी बेटा हार्ड है, हम क्या बताएं। हार्ड का मतलब थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा बोरियत नुमा है। इसमें थोड़ा से पढ़ने में थोड़ा से बोरियत महसूस होता है। चलिए फ़िलहाल हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए रुचिकर बनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।